हेलो माय चैम्पियंस, आई होप यू आर enjoying योर लाइफ। BANS 184 का गेस पेपर देखेंगे जून 2025 के लिए। आपकी बुक का नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। 50 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनका सॉल्यूशन बता रखा है। कुछ गेस पेपर भी बनाए हुए हैं पिछले साल, और हर चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना अगर टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है तो इसी वीडियो को 5 बार देख लेना आप, ठीक है। पेपर को पास करवाने के लिए बहुत सफिशियंट है ये वीडियो, ठीक है। तो आप मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महामारी विज्ञान को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के वर्णनात्मक अध्ययनों की चर्चा करें। दोस्तों, महामारी विज्ञान किसे कहते हैं वो बताना है। और यहाँ पर महामारी विज्ञान में एक स्टडी होता है जिसको कहते हैं वर्णनात्मक अध्ययन या डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ये सवाल बताने से पहले है ना, मैं आपको ले चलता हूँ एक चार्ट पर। वो चार्ट याद करो क्योंकि उसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, महामारी विज्ञान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है ना, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा बेटर। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा दूंगा। महामारी विज्ञान को अपन 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी बीमारी का आपको अध्ययन करना है, कोई मार्केट के अंदर नई दवाई लॉन्च करनी है, ठीक है। कितने रोगी हैं, उनको किस तरह का रोग हो रखा है, तो किसी इलाके में इस तरह का जो अध्ययन ये हम महामारी विज्ञान में करते हैं। तो 2 टाइप की स्टडी होती है, एक तो अवलोकन अथवा प्रेक्षण अध्ययन, इसको ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं, और एक होता है प्रायोगिक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फर्दर दोस्तों, अवलोकन अध्ययन को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वर्णनात्मक अध्ययन यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी, और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि एनालिटिकल स्टडी। देखो, प्रायोगिक अध्ययन को भी अपन ने 2 भागों में बांटा, यहाँ पर यादृच्छिक अध्ययन और गैर यादृच्छिक अध्ययन। जनरली आपके पेपर के अंदर दोस्तों ये 2 सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, एक तो वर्णनात्मक अध्ययन, ठीक है, एक तो वर्णनात्मक अध्ययन, और एक ये पूरा पूछ दिया जाता है अवलोकन संबंधी अध्ययन के बारे में विस्तार से बताना है। सवाल कैसे बनेगा दोस्तों, महामारी विज्ञान में अवलोकन संबंधी अध्ययन की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताएं, या फिर ऐसे भी बन सकता है महामारी विज्ञान में वर्णनात्मक अध्ययन की विभिन्न कैटेगरीज या विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताएं। तो देखो, वर्णनात्मक अध्ययन को वापस से 2 भागों में बांटते हैं अपन, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। इसी तरह से विश्लेषणात्मक अध्ययन को पारिस्थितिकी अध्ययन और केस कंट्रोल स्टडी और सकल अनुभागीय अध्ययन यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी और कोहोर्ट अध्ययन में बांटते हैं। याद करने में मैं जानता हूं दोस्तों दिक्कत होगा, मुझे भी याद नहीं हुआ था इस शुरुआत के अंदर, लेकिन मैंने 5-10 बार इन चीज़ों को रटा है, तो आपको भी रट जाएंगी चीज़ें। प्रायोगिक अध्ययन को 2 भागों में बांटती है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। अगर दिन ही खराब हो तो पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो, आपका जो अभी दिसंबर 2024 में जो पेपर लगा था वहाँ पर पूछा गया था यादृच्छिक अध्ययन, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों अब की बार ये नहीं पूछकर हमें पूछा जाएगा वर्णनात्मक अध्ययन, या फिर पूरा पूछा जा सकता है अवलोकन अध्ययन की कैटेगरी को बताएं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस तरह से हम बांट रहे हैं यहाँ पर, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको लिख लेना कहीं पर, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, महामारी विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, महामारी विज्ञान किसी क्षेत्र विशेष की आबादी यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि जैसे कि मैं जयपुर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, जयपुर के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर रोग कितना फैला हुआ है, कितने लोगों को हो रखा है, ये समझना है मुझे। तो आबादी में स्वास्थ्य और रोग स्थितियों के वितरण यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने लोगों को हो चुका है वो रोग या डिजीज़। पैटर्न यानी कि कितने उम्र के लोगों को वो हो रहा है, ठीक है। और निर्धारकों का अध्ययन है ये, ठीक है। महामारी विज्ञान किसी क्षेत्र विशेष की आबादी में स्वास्थ्य और रोग स्थितियों के वितरण, पैटर्न और निर्धारकों का अध्ययन है, ठीक है। अब दोस्तों, निर्धारक क्या होते हैं महामारी विज्ञान में, जैसे कि मान लो कोई स्मोकिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी कि आने वाले टाइम पे उसे कैंसर हो सकता है, या फिर अल्जाइमर, या फिर कोई दिमाग की बीमारी हो सकती है उसे, या फेफड़ों का कैंसर हो सकता है उसे। ये निर्धारक होते हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख विज्ञान है महामारी विज्ञान। इसका उद्देश्य, पर्पज क्या है इसका, यह समझना कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, कौन जोखिम में है यानी कि किसको रिस्क है। जैसे कि आप
बहुत ज़्यादा ऐसे पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं जहाँ पर सांस लेने लायक हवा नहीं है, वो आपका जोखिम हो जाता है फिर। और उन्हें कैसे रोका जा सकता है और कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इन बीमारियों को ये हम पढ़ते हैं महामारी विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी में। इसमें रोगों के प्रकोप यानी कि दोस्तों रोग जिस तरह से फैलता है, जैसे कोरोना फैला था, ठीक है, कोरोना एक प्रकोप था, छोटा सा आउटब्रेक था ये, चाइना के वुहान शहर में फैला था प्रकोप, और फिर पूरी दुनिया में फैल गया, महामारी बन गया, प्रकोप से क्या बन गया, महामारी। को रोकने और मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने, यानी कि सरकारें हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में कौन कौन से रोगी पेशेंट आ रहे हैं, कोई नया रोग आया है क्या, इस तरह की जांच करके दोस्तों एक पूरी प्लान करता है सरकार तथा उन्हें लागू करता है, उन रणनीतियों को। साथ ही महामारी विज्ञान यह समझने में हमारी मदद करता है कि बीमारियां समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। तो जिस देश में पेशेंट ज़्यादा होंगे उस देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो चरमरा जाएगी, ठीक है, डाउन चला जाएगा वो देश। वर्णनात्मक अध्ययन दोस्तों, अब यहाँ पर आपसे यही सवाल पूछा गया था कि वर्णनात्मक अध्ययन की विभिन्न श्रेणियों के बारे में चर्चा करनी है। तो मैंने आपको अभी बताया था ना, देखो वर्णनात्मक अध्ययन को हम दो भागों में बांट रहे हैं, केस रिपोर्ट और केस सीरीज, बस इसी के बारे में आपको लिख देना है। तो सबसे पहले वर्णनात्मक अध्ययन का वो लिख दो आप डेफिनेशन, है ना, जैसे कि यह अवलोकन संबंधी अध्ययन का एक प्रकार है। दो भागों में बांटा था ना महामारी विज्ञान को, अवलोकन और प्रायोगिक। तो अवलोकन में हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। देखो ये देखो, कन्फ्यूज़ नहीं होना दोस्तों, क्योंकि आपके 10-10 नंबर के सवाल यहीं से बनते हैं। अगर आप इस पार्ट को स्किप करोगे ऐसे सवालों को, तो फिर फेल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई ये रट लेना, ये 2-5 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो जो वर्णनात्मक अध्ययन है ना, ये अवलोकन संबंधी अध्ययन का ही तो एक टाइप है। और वर्णनात्मक अध्ययन को आगे दो भागों में बांटते हैं अपन, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। एक एक समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, ध्यान दो और ईयरफोन लगा के सुनते रहना। तो जो कि व्यक्ति, स्थान, समय जैसे चरों के संबंध में रोग की घटना के पैटर्न का वर्णन करता है। चर क्या होते हैं, जो कि बदलता है, जैसे कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था ना, माना कि x माना कि y, है ना। तो व्यक्ति मतलब स्थान, ये सब बदलता है। जैसे कि आज जयपुर के लोगों के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, कितने लोग वहाँ पे मोटापे से ग्रसित हैं, या किस वो बदल सकता है, जयपुर की जगह चंडीगढ़, अंबाला, देहरादून, ये सब हो सकता है। तो कोई अगर बदलता है मान, वो चर कहलाता है। पैटर्न का वर्णन करते हैं, या किसी भी घटना या बीमारी के जांच में प्रारंभिक जांच होती है। मतलब अगर सरकार को ऐसा लगा कि भाई इस इलाके के अंदर कोई खास बीमारी पनप रही है, तो सरकार वहाँ पे क्या करवाती है, वर्णनात्मक अध्ययन, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करवाती है डॉक्टरों से, ठीक है। तो देखो ये दो टाइप के होते हैं आपके, डिस्क्रिप्टिव स्टडी और या वर्णनात्मक अध्ययन। एक तो केस रिपोर्ट होता है, अलग से भी दोस्तों सवाल पूछा सकता है 5 नंबर में, केस रिपोर्ट क्या होता है। इसमें एक ही रोगी या समान निदान, निदान मतलब डायग्नोसिस, जिसका मतलब डायग्नोसिस क्या होता है कि डॉक्टर है वो लक्षण समझ जाता है रोगी के, फिर इलाज की प्रक्रिया शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। तो इसमें एक ही रोगी या समान निदान वाले रोगियों के समूह के अनुभव का वर्णन किया जाता है। यह पेशेवर चिकित्सक के द्वारा लिखी जाती है। केस रिपोर्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस महामारी विज्ञान में उपयोगी होती है। मैं आपको बताता हूँ केस रिपोर्ट होती क्या है। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास में गए, आपको सर्दी खांसी जुकाम लगा है, ठीक है, तो डॉक्टर समझ आएगा हो सकता है इसको कोरोना हो सकता है, राइट, या कोई एक नई बीमारी हो सकती है आपको। तो डॉक्टर आपके लक्षणों यानी कि सिम्टम्स के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसे केस रिपोर्ट कहते हैं। और ये केस रिपोर्ट बड़ी काम की है, क्योंकि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी कि जो नए नए डॉक्टर बने हैं, ठीक है, या जिनकी MBBS चल रही है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। परिकल्पना यानी कि आप लक्षणों को समझ करके, देख करके, है ना, रोगी के लक्षणों को देख करके आप कल्पना कर सकते हो, हाइपोथेसिस कर सकते हो कि इसको ये बीमारी हो सकती है। महामारी विज्ञान में काफ़ी उपयोगी, यह असामान्य या नई घटना का वर्णन करती है। इससे चिकित्सकों या डॉक्टरों को नए विचार मिलते हैं। किससे, केस रिपोर्ट से। केस रिपोर्ट में निम्न तथ्य लिखे होते हैं, जैसे कि रोगी का विवरण, है ना, कहाँ का है, क्या नाम है, लिंग क्या है, शारीरिक परीक्षण के परिणाम यानी कि उसका वजन क्या है, ब्लड टेस्ट कर लिया, मामले का इतिहास यानी कि उस व्यक्ति को कितने समय से ये बीमारी है, उपचार योजना, पैथोलॉजिकल परीक्षण और अन्य जांचों के परिणाम। पैथोलॉजिकल परीक्षण क्या होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का जो बलगम है, कफ है, या फिर यूरिन है, यूरिन टेस्ट, वो सब पैथोलॉजिकल परीक्षण होते हैं। उपचार योजना का अपेक्षित परिणाम यानी कि डॉक्टर ने जो उसको इलाज लिख करके दिया है, उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है, वास्तविक परिणाम उसका क्या निकल के आता है, ठीक है। उदाहरण देखो, एक रोगी व्यक्ति जिसमें रीनल फेलियर के साथ कोगुलोपैथी की समस्या आपकी
किताब में ये एग्जाम्पल दे रखा है। रीनल फेलियर क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो लीवर फेल हो जाए और लीवर फेल भी है किसी एक व्यक्ति का और उसको कोगुलोपैथी भी यानी कि उसको खून का थक्का नहीं जमता, हो सकता है ये नई बीमारी हो सकती है, तो रोगी के लक्षण को देख करके डॉक्टर एक केस रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, इसको रट लेना, अगर याद नहीं भी हो रहा है तो इसको 2-5 बार देखोगे तभी समझ में आएगा डियर, क्योंकि आपकी किताब में से मैंने पढ़ा तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर मैंने 2-5 बार उसकी प्रैक्टिस की, देखा, ठीक है, समझा, तो मैंने ईजी लैंग्वेज में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया सारा कंटेंट। केस सीरीज क्या होता है दोस्तों, केस सीरीज ये भी एक वर्णनात्मक अध्ययन का एक टाइप है दोस्तों, है ना। केस सीरीज, ऊपर वाला क्या था, केस रिपोर्ट था, सीरीज क्या होती है, एक श्रृंखला होती है। ठीक है, यह व्यक्तिगत केस रिपोर्टों का एक संग्रह, इन्हें एक निश्चित समय अवधि में एकत्र किया जाता है। यह रोगी के क्रमवार क्लिनिकल निष्कर्ष का संग्रह। जैसे कि दोस्तों आपको कोई एक बीमारी है, ठीक है, सालों से बीमारी है, आपने 10 डॉक्टर को दिखवा लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहे आप, तो आप नए डॉक्टर के पास में गए, नए डॉक्टर ने आपका बीमारी का इतिहास देखा, ठीक है, और अलग अलग टाइम पे आपने जो इलाज करवाया वो भी रिपोर्ट देखी, तो एक संग्रह है। यह रोगी के क्रमवार क्लिनिकल निष्कर्षों का संग्रह। केस सीरीज हमें नई बीमारियों के डेटा चिकित्सकों द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। ये डेटा उम्र, स्थान, समय, ऋतु, जातीयता, लिंग, धर्म के आधार पर एकत्र किए जा सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं, किसी एक इलाके में ऐसे रोगी जो कि बार बार डॉक्टर के पास जा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, तो जो सरकार है कुछ डॉक्टरों को आदेश देगी, भाई देखो यहाँ पर देखो किस जाति के, किस धर्म के, किस लिंग के, यानी कि महिला हैं, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है, तो फिर उन पेशेंटों का जो मेडिकल हिस्ट्री है वो देखी जाती है और एक सीरीज तैयार की जाती है, केस सीरीज, ठीक है, एक रिपोर्ट जिसको अपन केस सीरीज कहेंगे, जिसमें अलग अलग डेटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महामारी विज्ञान में अवलोकन अथवा प्रेक्षण संबंधी अध्ययन, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की विभिन्न श्रेणियों के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको वापस से रटवा देता हूँ। महामारी विज्ञान में, एपिडेमियोलॉजी में, हम किसी भी बीमारी का अगर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, एक तो अवलोकन संबंधी या प्रेक्षण संबंधी, या फिर दूसरा टाइप होता है इसका प्रायोगिक अध्ययन। अवलोकन को 2 भागों में बांटा था, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, ठीक है। प्रायोगिक को भी 2 भागों में बांटा, यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक। मैं आपको बता देता हूँ यादृच्छिक अध्ययन होता क्या, जैसे कि आप रैंडम तरीके से, है ना, किसी एक इलाके में रैंडम तरीके से, जैसे कि आपने 20 साल के जो लड़के हैं वो भी ले लिए अपनी स्टडी में, ठीक है, 30 से लेके 40 साल के बीच में जो लड़कियां हैं वो भी ले ली हैं आपने, ठीक है, स्टडी के लिए, और फिर 60-65 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनको भी ले लिया है। तो आप रैंडम तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब उनके ना तो लिंग देख रहे हो आप, ना ही उनकी जाति देख रहे हो, धर्म देख रहे हो, ठीक है। तो ये होता है यादृच्छिक अध्ययन, रैंडमाइज्ड स्टडी से कहते हैं। तो मैंने गेस्ट पेपर में नहीं लिखा है इसका आंसर, क्योंकि दिसंबर में आ चुका है और मैं मान रहा हूँ कि ये नहीं आने वाला है, और आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा आप देख लेना अपनी बुक के अंदर, वैसे चांस कम ही है, और अगर आ जाएगा तो स्किप कर देना फिर उसको, अगर नहीं आता है तो, क्योंकि बचे हुए सवाल वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, 8 में से 5 ही तो करने हैं। तो देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, वर्णनात्मक अध्ययन 2 टाइप में बांटा, विश्लेषणात्मक अध्ययन को 4 टाइप में हम बांट रहे हैं। देखो अवलोकन संबंधी अध्ययन में आप डेफिनेशन लिख दो, इसमें शामिल प्रतिभागियों को कोई नया ड्रग नहीं दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपके सामने 10 लोग हैं, ठीक है, आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो, कोई नई दवाई उन पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इन प्रतिभागियों यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स आपने स्टडी के लिए 10 लोगों को लिया, तो आप उनको देख रहे हो समय के साथ में, मतलब किसको बीमारी हो सकती है। जैसे कि कोई 10 साल से सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उसको लगातार फॉलो अप करोगे, ठीक है, उसको कोई नई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं दोगे, हो सकता है उसको लंग कैंसर हो जाए आने वाले टाइम पर। तो इन प्रतिभागियों का अवलोकन करके ही कोई परिकल्पना, यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन करते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, वर्णनात्मक अध्ययन और विश्लेषणात्मक अध्ययन। मैं आपको बता चुका हूँ, भी वर्णनात्मक अध्ययन पूरा बता चुका हूँ, जिसमें केस रिपोर्ट बताया था और केस सीरीज बताया था, ठीक है। अब विश्लेषणात्मक अध्ययन, और देखो इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हो। इसमें बीमारी से पीड़ित एक समूह की तुलना किसी एक ऐसे समूह से की जाती है जो बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो सपोज दैट आपने स्टडी के लिए 20 लोग लिए, 10 लोग ऐसे थे उसमें जो कि बीमार थे, कोई भी बीमारी थी उनको, और 10 लोग ऐसे लिए जिनको बीमारी नहीं थी, ठीक है। ये विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें भी दोस्तों पहला टाइप है, 4 टाइप का होता है एनालिटिकल स्टडी। पहला है परिस्थितिकी अध्ययन, ठीक है,
इसमें मापन की इकाई जनसंख्या समूह होती है। यह स्टडी जनसंख्या का परिणाम व एक्सपोजर के बीच संबंधों की व्याख्या करती है। देखो एक्सपोजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे आने वाले टाइम पे उसके फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो एक्सपोजर क्या उस इंसान के लिए सिगरेट, ठीक है। ऐसे ही किसी ऐसे शहर के अंदर रहते हो जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, जहाँ का पानी और हवा दोनों गंदा है, तो गंदा पानी और गंदी हवा ये आपके लिए एक्सपोजर हो जाएंगे। आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। तो जनसंख्या पर परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं, यानी कि किसी शहर में, जैसे कि कोई भी सिटी आप मान लो, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पर अगर कोई 10-20 साल रह जाता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब हो सकता है उसको अस्थमा हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसी बीमारियाँ हो सकती है, परिणाम होता है। और एक्सपोजर क्या हो गया, गंदी हवा और गंदा पानी उस शहर का। तो उसके बीच संबंधों की व्याख्या करता है। उदाहरण से देखो, जॉन स्नो ने लंदन में फैले प्रकोप, एक आउटब्रेक था, ठीक है। आउटब्रेक क्या होता है, ऐसी बीमारी जो कि बहुत कम इलाके में फैलती है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो प्रकोप कहलाता है, आउटब्रेक। तो एक प्रकोप फैला था कॉलेरा लंदन में। यह प्रथम पारिस्थितिकी अध्ययन माना जाता है महामारी विज्ञान में, जिसका कारण उस मोहल्ले की गली में एक वाटर टैंक लगा हुआ था। उस वाटर टैंक में गंदा पानी आ रहा था और गंदा पानी पी करके लोग बीमार हो रहे थे। यानी कि जो पर्यावरण की स्थितियाँ हैं, पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के कारण, बाहरी इन्वायरमेंट के कारण लोग बीमार हो रहे थे, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अध्ययन। जॉन स्नो ने किया था। जिन देशों में शराब, मांस, अंडे व फास्ट फूड का अधिक सेवन होता है, वहाँ के लोगों में कैंसर, मोटापा, दिल के रोग होने की उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हो जाती हैं। 1985 से लेकर 2007 में ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ पारिस्थितिक अध्ययन के। जापान के लोगों ने क्या किया दोस्तों, अपना जो पुराना खाना, पारंपरिक खाना था, ट्रेडिशनल फूड, उसको छोड़ करके पश्चिमी शैली का खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर अल्जाइमर के रोगी बढ़ गए थे। अल्जाइमर के रोगी कौन होता है, जो कि यादाश्त खो बैठता है अपनी, ठीक है, यादाश्त खो बैठता है, दिमाग से संबंधित एक डिजीज़ है ये। केस कंट्रोल अध्ययन, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। विश्लेषणात्मक अध्ययन में केस कंट्रोल अध्ययन, इसमें दो समूह को अध्ययन हेतु, स्टडी हेतु लिया जाता है। एक तो होता है केस समूह और दूसरा होता है कंट्रोल समूह। जैसे कि आपने 20 बंदे उठाए आपने स्टडी के लिए, आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सरकार को बताना है कुछ स्टडी करके कि बीमारी किस तरह से फैल रही, कितने लोग हैं वो आने वाले टाइम पे बीमार हो सकते हैं। तो आपने 20 बंदे उठाए, 10 बंदे हैं दोस्तों वो बीमारी से पीड़ित हैं और 10 बंदे स्वस्थ हैं बिल्कुल। तो जो पीड़ित बीमार हैं जो लोग, उनको केस समूह बोलोगे आप, और जो लोग बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, उसको कंट्रोल समूह बोलोगे आप, ठीक है। दो टाइप के आप ग्रुप बना लोगे स्टडी के लिए। यह एक रेट्रोस्पेक्टिव अध्ययन है। केस कंट्रोल क्या है, एक रेट्रोस्पेक्टिव अध्ययन है, क्योंकि अध्ययन की शुरुआत आउटकम से होती है तथा पता लगाया जाता है कि बीमारी क्यों हुई, अर्थात एक्सपोजर को ढूंढा जाता है। यानी कि दोस्तों, आपने जैसे कि 20 लोग लिए, ठीक है, आप है ना उनसे पूछोगे भाई किस सिटी के अंदर रहते हो, कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, या फिर बहुत ज़्यादा घर के अंदर कोई आराम तो नहीं करता, फास्ट फूड तो नहीं खाता, कोई ड्रिंकिंग तो नहीं करता, तो आप पीछे जा कर के उनसे ही पूछते हो जो रोगी हैं, ठीक है, और जो रोगी नहीं भी हैं उनसे भी पूछते हो आप कि आप बताओ 10-20 साल में आपकी लाइफ कैसी रही, कहाँ पे रहे हो आप, ठीक है। तो पास्ट में जा कर के आप कुछ कुछ पूछने लग जाते हो उनसे, और फिर आप क्या करते हो कि परिणाम है उन पर नज़र डालते हो आप कि मतलब किसको बीमारी हुई, किसको बीमारी नहीं हुई, और कारण को ढूंढा जाता है। कंट्रोल समूह का चयन इस आधार पे किया जाता है। देखो ये जो कंट्रोल समूह था ना, ये लोग स्वस्थ होते हैं, कंट्रोल समूह के लोग स्वस्थ होते हैं। इस आधार पे किया जाता है कि चयनित व्यक्तियों का उम्र, यानी कि जो भी लोग सेलेक्ट किए हैं आपने जो कि स्वस्थ थे, का उम्र लिंग केस समूह के रोगियों के समान ही हो। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपने कंट्रोल समूह में 10 लड़के लिए, तो आपको केस समूह के अंदर भी, कंट्रोल समूह के अंदर 10 लड़के लिए तो केस समूह के अंदर भी 10 लड़के ही लेने पड़ेंगे आपको, मतलब समान होना चाहिए, है ना, लिंग समान होना चाहिए इनका, लेकिन इनमें बीमारी फैलने की संभावना या जोखिम उपस्थित होना चाहिए। कुल मिला के बात क्या कही जा रही है कि भाई जो कंट्रोल समूह लेते हो, जैसे कि 20 बंदे उठाए थे आपने, है ना, 10 बंदे बीमार थे, हो सकता है उनको लंग कैंसर था, और कंट्रोल समूह ये लोग स्वस्थ हैं। भी सपोज दैट ये जो 10 लोग लिए हैं वो स्वस्थ तो है, लेकिन ये सारे स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आने वाले टाइम पे मतलब इनको लंग कैंसर हो सकता है। यानी कि ये लोग भी एक्सपोज्ड होते हैं, है ना, ये जोखिम भरे होते हैं कंट्रोल समूह के लोग भी। आगे समझ में, वीडियो को देख लो ना 5 बार, समझ में आ जाएगा। सकल अनुभागीय अध्ययन, ये क्या होता है दोस्तों, इस विधि में हम कुल जनसंख्या का एक सैंपल लेते हैं। जैसे कि मान लो दिल्ली की जनसंख्या 4 करोड़ है, उसमें से आपने 50,000 लोगों पे
स्टडी कर रहे हो तो 50,000 क्या हो गया, आपका एक सैंपल हो गया। और हम किसी भी समय 2 ग्रुप बनाते इसमें भी। सकल अनुभागीय अध्ययन को क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कहते हैं। देखो ये सब कौन पढ़ता है, एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन इग्नू, थैंक्स टू इग्नू कि हमें ऐसी चीज़ें भी पढ़ने के लिए मिल रही हैं बीए के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों सैंपल को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो एक्सपोज्ड ग्रुप और एक नॉट एक्सपोज्ड ग्रुप। एक्सपोज्ड समूह कौन से होते हैं, जिन्हें बीमारी है, जिन्हें बीमारी नहीं है। ठीक है, एक्सपोज्ड समूह को भी 2 भागों में, 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। तो ऐसे लोग एक्सपोज्ड ग्रुप समूह कौन से होते हैं, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 20 बंदे लिए थे ना, 20 बंदे लिए थे, तो 20 के 20 सिगरेट पीते हैं। आप ये समझो सिगरेट पीते वो, तो कुछ लोगों को लंग कैंसर हो चुका है, फेफड़ों कैंसर, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है। तो एक्सपोजर क्या था उनका, उनका सिगरेट था, सिगरेट की वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं। नॉट एक्सपोज यानी कि ऐसे लोग जो कि सिगरेट नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी थोड़ी है कि सिगरेट पीने से ही कैंसर हो सकता है, कैंसर का कोई कारण ही नहीं है, वो आपकी ख़राब लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। ठीक है, और अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कोई एक डिफाइन कारण नहीं है कैंसर का। तो नॉट एक्सपोज्ड इस ग्रुप में भी हम 20 बंदों को उठा लेंगे जिन्हें बीमारी है और जिन्हें बीमारी नहीं है। ठीक है, जिन्हें बीमारी यानी कि फेफड़ों कैंसर 10 लोगों को था उसको रख लिया, और जिन्हें बीमारी नहीं यानी कि 10 लोगों को इसमें रख लिया। इससे जो आपका सकल अनुभागीय अध्ययन है, इस विधि से हम क्रॉनिकल बीमारियों का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों क्रॉनिकल बीमारियाँ क्या होती है, जो कि लंबे समय तक इंसान के शरीर में रहती है, जैसे कि कोई खांसी हो गई, पुरानी बुखार हो गई, पुरानी सर दर्द हो गया। इसको जीर्ण रोग भी कहते हैं। आया हुआ सवाल है, जीर्ण रोग अथवा क्रॉनिकल डिजीज़ क्या होती है, जो कि लंबे समय तक बनी रहती है, तथा हमें बीमारी के पैटर्न का भी पता चलता है। ठीक है, किसी इलाके के अंदर कितने लोगों को है, कितने समय से, ये पैटर्न कहलाता है। कोहॉर्ट अध्ययन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अलग से भी सवाल आया हुआ 5 नंबर का। तो यह विधि अवलोकन संबंधी अध्ययन में विश्लेषणात्मक अध्ययन का ही एक प्रकार है। देखो मैंने कैसे लिखा है, ये इस चार्ट को देख करके लिखा है। जो कोहॉर्ट अध्ययन था ना, कोहॉर्ट अध्ययन देखो ये रहा। देखो सबसे पहले महामारी विज्ञान 2 भागों में बांटा था, अवलोकन और प्रायोगिक। अवलोकन को 2 भागों में, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। अब विश्लेषणात्मक में आओ, चौथा भाग क्या है इसका, देखो कोहॉर्ट अध्ययन है ना। देखो विश्लेषणात्मक में चौथा टाइप क्या है, कोहॉर्ट अध्ययन। तो आप ये लिख सकते हो, जो कोहॉर्ट अध्ययन है ना, ये अवलोकन संबंधी अध्ययन के विश्लेषणात्मक अध्ययन का ही एक टाइप है या प्रकार है। इतना तो लिख ही सकते हो ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। और दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है यार, मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ में आपको पेपर ख़त्म होने के बाद में फीडबैक ज़रूर देना है। काफ़ी लोग फीडबैक दे के जाते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं तो उनको मतलब भी समझता हूँ, क्योंकि वीडियो देखा, ठीक है, और पास हो गए, लेकिन फीडबैक नहीं दिया, मतलब कितना हेल्प हुआ, तो वो तो एटलीस्ट आपको बताना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, यही पढ़ते हैं अपन कोहॉर्ट अध्ययन। तो देखो कोहॉर्ट अध्ययन में भी अपन एक जनसंख्या का एक सैंपल नमूना लेते हैं। कुछ लोग रिस्क फैक्टर्स के साथ में हैं। देखो रिस्क फैक्टर क्या होता है, जैसे कि वही कि स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उनको कह दिया रिस्क फैक्टर के बिना। तो 2 ग्रुप कर लिए हमने, 20 लोग लिए थे ना, 10-10 के 2 ग्रुप कर लिए। तो रिस्क फैक्टर के साथ में ऐसे लोग, मतलब जिनमें बीमारी विकसित हो चुकी है, जिनमें बीमारी अभी विकसित नहीं हुई है। ऐसे ही दोस्तों रिस्क फैक्टर के बिना इस ग्रुप को भी मैंने 2 भागों में बांटा है ना। जो स्मोकिंग नहीं करते हैं 10 बंदे, ठीक है, तो इसमें भी 2 ग्रुप को में बांट लिया मैंने, जिन्हें बीमारी विकसित हुई है। यानी कि मान लो ज़रूरी थोड़ी है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो इसी तरह से जिनमें बीमारी विकसित नहीं है 2 ग्रुप हो गए रिस्क फैक्टर के बिना। इसमें भी इनको फॉलो अप करके बीमारियों का विश्लेषण या एनालिसिस किया जाता है। फॉलो अप का मतलब समय के साथ में इंतज़ार किया जाता है, जो कि आपने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, प्रतिभागी लिए हैं अपने अध्ययन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ, इसकी उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सवाल आता है लगभग हर बार। तो पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आए, विकास कैसे हुआ। सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा देखो आप, समाज के संगठित प्रयासों और सूचित विकल्पों के माध्यम से रोगों की रोकथाम, जीवन को लंबा करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक विज्ञान और एक कला है। यानी कि इसमें दोस्तों लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार नीतियाँ बनाती है, ठीक है, कार्यक्रम बनाती है, ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं। यह रोग निवारण यानी कि रोगों को रोकना, स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, संवर्धन यानी कि इन्हेंस करना, बढ़ाना, और नीतिगत परिवर्तनों जैसे विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार पर केंद्रित है।
नीतिगत परिवर्तन यानी कि सरकार कानून और नियम बनाती है लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए। और रणनीति का मतलब है कि सरकार प्लान करती है, स्ट्रेटजी बनाती है लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए। इसका उद्देश्य यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण कार्यक्रम स्वस्थ भोजन और व्यायाम शैली को बढ़ावा देना ताकि लोग हेल्दी रह सकें। स्वच्छ जल और स्वच्छता तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। कार्यक्रमों योजनाओं के माध्यम से बीमारियों को रोकने का प्रयास करना। आगे चलते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सार्वजनिक स्वास्थ्य कहाँ से आया है भाई, ठीक है, किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है पब्लिक हेल्थ में। सर्वप्रथम यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने अपनी किताब एयर वाटर्स एंड प्लेसेस, एयर का मतलब हवा, वाटर्स का पानी, प्लेसेस का मतलब जगह, तो किताब लिखी थी हिपोक्रेट्स ने। इस किताब में सामाजिक चिकित्सा और स्वच्छता के बारे में बताया था। हिपोक्रेट्स दोस्तों, इनका समय माना जाता है डॉक्टरी थे 460 ईसा पूर्व से लेकर 370 ईसा पूर्व के विचारों ने यूरोप व दुनिया में बीमारियों को समझने हेतु एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था। यानी कि हिपोक्रेट्स की जो बातें हैं दुनिया के अनेक देशों ने अपनाई। भारत के लोग भी 400 ईसा पूर्व से पहले मौसम, आहार यानी कि डाइट, हवाओं का प्रभाव, जीवन शैली से परिचित थे। रोमन चिकित्सक ने माई एजम सिद्धांत बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार दूषित हवा, जो गंदी हवा होती है वो शरीर में रोगों का कारण बनती है। माई एजम सिद्धांत है। यूरोप में मध्यकाल में यानी कि 15वीं सदी में सरकारों ने क्वारंटाइन कानून पारित कर दिया था। यानी कि जिस व्यक्ति को कोई रोग है तो उससे दूरी बनाए रखना, जिससे लोग प्लेग, चेचक, मिर्गी, वात रोगों से बच सके। माई एजम सिद्धांत को अपनाकर यूरोपीय सरकारों ने शहरों सीवेज से कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। लुई पास्चर, ये वैज्ञानिकों के नाम है, जोसेफ लिस्टर और रॉबर्ट कोच ने रोगाणु सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी बनाई, GERM जर्म थ्योरी बनाई, जिसके अनुसार भोजन तथा हवा में उपस्थित रोगाणुओं के कारण बीमारियां फैलती हैं। 1880 के दशक में रॉबर्ट कोच ने उन जीवों की पहचान की जिनके कारण तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस व हैजा रोग होता है, ठीक है। ये माईएजम का सिद्धांत ध्यान रखना। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ एक टीका बना दिया। वर्तमान में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन की वजह से खसरा, काली खांसी, टेटनस, रूबेला, फ्लू, पोलियो, पीला बुखार जैसी बीमारियों का बोझ कम हो गया है। आप जानते हैं कि दोस्तों भारत में जो भी बच्चा जन्मता है उसको टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि इन बीमारियों से वो बच सके। आगे चलते हैं। हंस व जेनसेन ने 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया, जिसमें सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप ने बहुत तगड़ा काम किया। जॉन स्नो को आधुनिक महामारी विज्ञान को स्थापित करने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने लंदन में एक आउटब्रेक फैला था, कोलेरा आउटब्रेक, ठीक है, उसको अध्ययन किया था। 1842 ईस्वी में एडविन चैडविक ने श्रमिकों की जनसंख्या की स्वच्छता स्थिति नामक एक रिपोर्ट बनाई दोस्तों। और चैडविक ने क्या कहा कि हर साल 60,000 जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनकी जो डेथ है वो दूषित पानी यानी कि पॉल्यूटेड वाटर और दूषित हवा के कारण हो जाती है। 20वीं सदी को बैक्टीरिया युग कहा जाता है। इस समय पेनिसिलिन एवं अन्य एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था पेनिसिलिन दवाई का आविष्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना के बाद सदस्य देशों की यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश से, WHO के जो सदस्य देश से इनकी जो सरकारें हैं, इन्होंने मलेरिया और तपेदिक और अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए थे। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य में नई तकनीकों के द्वारा इलाज किया जा रहा है, जैसे कि mRNA तकनीक। अब क्या होती है उसके अंदर नहीं जाना, आपको रट लो सिर्फ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आपको पता है कि जो ICU में ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर रोबोट वगैरह भी और AI का यूज किया जाता है। टेलीमेडिसिन यानी कि आप बीमार हो गए, वीडियो कॉल के थ्रू आपको जो डॉक्टर वो इलाज बता रहा है, टेलीमेडिसिन कहलाएगी। कोविड-19 का इलाज, ठीक है, आधुनिक तरीके से हम कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर एक लेख लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से हैं भारत सरकार के द्वारा? तो केंद्र सरकार ने चेचक, मलेरिया, TB, HIV, एड्स, कुष्ठ व अन्य बीमारियों को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निर्माण किया है। पहला है दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो भारत सरकार ने 1 मई 2013 को यह मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को समान रूप से सुलभ व गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था, ठीक है। मतलब देखो गांव के अंदर और कुछ शहर के अंदर भी कुछ गरीब होते हैं जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, उनके लिए लाए गए हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक तो गाँव के लिए, शहरों के लिए। शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। दूसरा देखो पॉइंट हेडिंग, समितियां, नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम।
एक दोस्तों एक विद्वान थे भोरे जी के नाम पर भोरे समिति बनाई गई 1946 में भारत सरकार के द्वारा। और इस कमेटी ने भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में व्यापक सिफारिशें दी थी। 1950 और 60 में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत महामारी प्रबंधन में प्रकाश डाला गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि जो भारत के 5 ईयर प्लान्स होते थे के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया गया। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण किया जा चुका है। एक तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और 2017। ये 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में आ चुकी हैं। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच को बढ़ाकर निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया, यानी कि गरीब लोगों की जो पहुंच होती है दवाइयों तक, डॉक्टरों तक, वो बढ़ाएगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको भी निर्माण किया गया ताकि सभी को सस्ती सुलभ दवाई मिल सके। सुलभ का मतलब एक्सेसिबल यानी कि पहुंच। सरकार का एक प्रोग्राम है दोस्तों मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को दवाइयाँ और जो उपकरण होते हैं चिकित्सा के, ठीक है, वो देने के लिए निर्माण कर रही है। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। अब आयुष मंत्रालय में क्या क्या शामिल है? एक तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक, इन पे ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। भारत की स्वास्थ्य नीति, हेल्थ पॉलिसीज़ देखो। पहला है राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, दूसरा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी, तीसरा है भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति 2002 ईस्वी में बनी थी। ऐसे ही राष्ट्रीय पर्यावरण नीति इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 2006 ईस्वी में, और राष्ट्रीय जल नीति 2012 ईस्वी में बनी थी। आगे चलते हैं, भारत सरकार के अन्य प्रोग्राम देख लो। पहला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम 2006 ईस्वी, याद रखना, रटना है। जननी यानी कि जिस माता ने एक बच्चे को जन्म दिया वो जननी कहलाती है। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार ने इस सेवा को लॉन्च किया था। ऐसे मिड डे मील स्कीम यानी कि जो आंगनवाड़ी होती है, दोपहर में बच्चे वहाँ पे खाना खाते हैं, 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। पोषण अभियान मार्च 2018 में। राष्ट्रीय पोषण एनीमिया रोग निरोधी कार्यक्रम 1970 में। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्टूबर 1997 में। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, मानव स्वास्थ्य और पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करें। अच्छा सवाल आ सकता है। सबसे पहले तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन इसको कहते हैं। इसका मतलब तो समझो सबसे पहले क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूंजी यानी कि जो पैसा है और मानव संसाधन, जैसे कि मान लो आप टीचर बन गए तो आप क्या बन गए? मानव संसाधन बन गए ना। श्रम यानी कि लेबर, तकनीक, ज्ञान, संस्कृति का मुक्त प्रवाह होता है। जैसे कि मान लो मैं अमेरिका जाकर पढ़ाने लग जाऊं तो ये क्या है? वैश्वीकरण। और आप मान लो अमेरिका से व्यापार कर रहे हो, आयात निर्यात, तो ये भी क्या हो गया? वैश्वीकरण। अमेरिका की लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, खाना खा रहे हो इटालियन फूड, ये सब क्या? वैश्वीकरण है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का मानव स्वास्थ्य पर? एक तो स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच। वैश्वीकरण लोगों और देशों के लिए चिकित्सा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपचार विकल्पों तक पहुंच बढ़ा सकता है। आज वे लोग भी अपना इलाज करवा पाते हैं जो समर्थ नहीं है। यानी कि दोस्तों मैं आपको सीधा सा मतलब बता देता हूँ, जैसे कि बहुत देशों के लोग है ना भारत आते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता इलाज है और अच्छे डॉक्टर हैं। ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जो संभव हुआ है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना वैश्वीकरण कहलाता है। राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाया। आज के टाइम पे वैश्वीकरण HIV, एड्स, मलेरिया, तपेदिक, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों का हल निकालने हेतु सभी देशों को एक मंच पर लेकर आता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दे सकता है, जो कि हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने और उसकी पहचान और गौरव की भावना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हाशिए क्या होता है दोस्तों? समाज के अंदर ऐसे लोग जो कि सबसे नीचे आते हैं, जिनके पास में ना रिसोर्सेज होते हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाती है, पैसे नहीं होते 2 वक्त की दाल रोटी के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जो वैश्वीकरण है वो सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, और वो अपनी संस्कृति भी बचा पा रहे हैं। बीमारियों का तेज़ी से प्रसार हो रहा है। देखो बाहर के देशों से अगर कोई बीमारी लेके हमारे घर के अंदर आ गए तो हमें भी बीमारी हो जाएगी। वैश्वीकरण के कारण तरह तरह की बीमारियां एक देश से दूसरे देश में फैल रही हैं, जैसे कि HIV, एड्स, इबोला वायरस और कोविड-19। जलवायु परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण मानव की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है हर साल। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? क्लाइमेट चेंज यानी कि एक स्थान की औसत मौसम की दशाएं बदल रही हैं,
संक्रामक बीमारियों का फैलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, पर्यावरण का निम्नीकरण यानी कि इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है इन्वायरमेंट, खाद्य असुरक्षा यानी कि किसी को भोजन भी नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संख्या बढ़ी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आ रहा ना समझ में दोस्तों? इसी वीडियो को आप 5 बार देख लेना, गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। ना सिर्फ पास हो जाओगे, तगड़े नंबर भी आने वाले हैं, ठीक है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल हेल्थ? मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करें। बड़ा सवाल है दोस्तों, समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पर्यावरण स्वास्थ्य की डेफिनेशन लिख दो सबसे पहले तो। यह इस बात पर केंद्रित है कि पर्यावरण प्राकृतिक और निर्मित दोनों, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि जो रेगिस्तान है ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है, इंसान ने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की। और शहर क्या है? यह मानव निर्मित ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। तो कैसे प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये किसमें अध्ययन करते हैं? पर्यावरणीय स्वास्थ्य में। यह पर्यावरणीय कारकों और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंधों की जांच करता है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण, विषाक्त पदार्थ और जहरीले पदार्थ, टॉक्सिकेंट्स सब्सटेंसेज, और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से जुड़े जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना है। यह स्वस्थ जीवन स्थितियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संबंधी बीमारियों को रोकने का प्रयास करता है। अब दोस्तों, पिछले बार क्या आया था? मानव स्वास्थ्य पर वायु के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक। देखो, ये जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक ये तो कांस्टेंट ही स्थिर रहते हैं। मतलब सवाल में ये पानी की जगह वायु आ सकता है। वायु वाला पिछली बार पूछा गया था, तो मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ दोस्तों इस बार पानी का पूछा आ सकता है आपसे। तो गंदा पानी पीते बीमार हो जाते हैं, तो उसी तरह से लिखना आपको। अगर वायु आ जाता है तो भी आप लिख सकते हो दिमाग लगा लगा के। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, पानी के जैविक कारकों के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट सॉरी। प्रदूषित जल में दोस्तों क्या क्या होता है? गंदे पानी में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, परजीवी यानी कि ऐसे जीव जो कि दूसरे जानवर पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। बीमारी पैदा हो सकती है इनके कारण, जैसे कि जो हैजा होता है ना, वो एक गंभीर दस्त रोग है। पेचिश, आंतों का संक्रमण है। टाइफाइड ज्वर यानी कि एक जानलेवा बीमारी है, बुखार चढ़ता है। हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन आ जाता है। देखो, जैविक कारक क्या होते हैं? जैविक कारक यही होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी। ये जैविक बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जैविक कारक हैं, इनकी वजह से बीमारी होती हैं। आगे चलो, पानी के रासायनिक कारक। तो मैंने आपको जैविक कारक तो बता दिया। देखो सवाल देखो ध्यान से, डियर सवाल देखो, पानी के जैविक कारक के कारण ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ा, फिर पानी के रासायनिक कारकों की वजह से, फिर पानी के भौतिक कारकों की वजह से। जैविक कारकों की वजह से तो हम पढ़ चुके। आगे चलते हैं। देखो, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि MTBE, एक केमिकल है, फुल फॉर्म नहीं याद रखनी है, ठीक है। और क्लोरीन युक्त रसायन, जिसके अंदर क्लोरीन होती है, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं। उनका अगर अपन मतलब वो पानी के अंदर मिला है, ऐसे केमिकल्स जो कि खतरनाक हैं, वो पिएंगे, उपयोग में लेंगे तो हमें किडनी और लीवर का नुकसान हो सकता है, सूजन आ सकती है। कुछ खतरनाक रसायनों के कारण हार्मोनों में असंतुलन पैदा हो जाता है। इससे विकासात्मक यानी कि हमारा शरीर का डेवलपमेंट, ग्रोथ रुक जाता है और प्रजनन क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं। रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट हो जाते हैं। अन्य प्रभाव देखो, अगर केमिकल से भरा हुआ पानी पीते हैं तो मूत्राशय, फेफड़ों का तथा लीवर का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उससे संबंधित समस्याएं भी आती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है और हृदय संबंधी बीमारियां हमें हो जाती है। कब? जब हम केमिकल से भरा हुआ पानी पीते हैं। तो अब देखो, पानी के भौतिक कारकों की वजह से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं फिजिकल एजेंट्स की वजह से। भौतिक कारक यानी कि दोस्तों जैसे कि पानी गर्म पी लिया या ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर से रेडिएशंस, विकिरणें आ रही हैं, ठीक है। देखो, दूषित जल से निकलने वाली जो विकिरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, उनके संपर्क में आने से जलन, त्वचा को क्षति या आनुवांशिक परिवर्तन हो सकता है। हमारे जीन और DNA में बदलाव आ सकते हैं। पानी के उच्च तापमान से पानी में हानिकारक जीवाणु व सूक्ष्म जीवी बढ़ जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पानी में मैलापन बढ़ने से भी पानी उपयोग करने हेतु नहीं बचता। फिर देखो, गंदा पानी है, मटमैला पानी है, ग्रे कलर का पानी है, वो थोड़ी पियोगे, वो पियोगे तो भाई सीधे सीधे बीमार होगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन जो NGO होते हैं, उनकी क्या भूमिका है या उनके क्या कार्य हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, गैर सरकारी संगठन होते क्या हैं? जैसे कि मान लो आप और मैं मिल करके एक संगठन बनाएं, है ना, और हम वेबसाइट भी बना ले कि भाई हम भला काम कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, तो आप सरकार से हम क्या करेंगे? सरकार से किसी भी 1 रुपया नहीं लेंगे। अगर किसी को फंडिंग करनी है हमें
पेटीएम फ़ोनपे करके कर सकता है। ये एनजीओ इस तरह से काम करते हैं, यानी कि समाज में बेहतरी के लिए काम करते हैं, सरकारों से ये प्रत्यक्ष सहायता नहीं लेते हैं। ध्यान दो, तो इनके क्या क्या काम है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं प्रदान करना। तो एनजीओ कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, इसमें चिकित्सा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, साथ ही देखभाल और नर्सिंग, शैक्षिक और सूचना सेवाएं और प्रशिक्षण शामिल है। जैसे कि आप डॉक्टर हो, काफ़ी पैसा कमा लिया आपने, आप मानवता की सेवा करना चाहते हो, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहते हो आप, तो दोस्तों आप क्या करोगे? किसी झुग्गी झोपड़ी में जाओगे, फ्री में इलाज करोगे ना उनका, यही सेवा प्रदान। आप किसी एनजीओ के अगर हिस्सा है तो आगे जागरूकता बढ़ाना। तो एनजीओ स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने, यानी कि मतलब जैसे कोरोना के अंदर हम कैसे बच सकते थे, हमारे बेहतर स्वास्थ्य व्यवहार क्या थे, हमें मतलब साफ़ सफाई से खाना बनाना है, खाना खाना है, और अगर किसी को कोरोना है तो क्वारंटाइन रूल का फॉलो करना है। और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बोझ कम करने के लिए जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं एनजीओ। काफ़ी सारे एनजीओ काम करते हैं हेल्थ सेक्टर में। स्वास्थ्य की वकालत करना, यानी कि जो एनजीओ राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीति समर्थन और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करके स्वास्थ्य लक्ष्यों और कार्यक्रमों की वकालत करते हैं। मैं समझाता हूँ इन लाइनों का मतलब क्या है। देखो, मैं जो समझा रहा हूँ ये समझ में तो आ रहा ना, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा भाई? ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची, ठीक है। तो एनजीओ क्या करते हैं दोस्तों? सरकारों पे दबाव बनाते हैं, है ना, आंदोलन भी करते हैं, काफ़ी बार विद्रोह करते हैं कि आप जनता के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कुछ अच्छे कानून और नीति बनाओ। वकालत यानी कि एडवोकेसी करना। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, एनजीओ कमजोर आबादी जैसे कि विशिष्ट बीमारियों वाले, रोग हाशिए पर रहने वाले आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाते हैं। जो गरीब लोग हैं भाई, उन तक दवाइयाँ पहुंचाते हैं एनजीओ। आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि दोस्तों बाढ़ आ गई, अकाल, भूकंप आ गया। मैंने हेडिंग लिखी यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ऐसे ही मैं लिखता रहा तो लिख देना, ये हेडिंग लिखी है। तो बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इनकी जब आते हैं, ठीक है, तो फिर एनजीओ वहाँ पे काम करते हैं लोगों की हेल्थ के लिए। स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा देना, आपके क्या क्या हेल्थ राइट्स हैं। वित्त व प्रशासन का प्रबंधन, जैसे कि किसी एक बस्ती में काफ़ी लोगों को कुछ कुछ पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपना हेल्थ ठीक कर पाएँ, तो पैसे भी देने का काम एनजीओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुख्य विषयों पे चर्चा करें। आ सकता है सवाल, ठीक है। काफ़ी यूनिक सवाल है और बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप अटेम्प्ट कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। देखो, जो पब्लिक हेल्थ होता है ना, उसके बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि महामारी विज्ञान। तो क्या होता है अभी बताया था, वापस से बता देता हूँ। इसमें बीमारियों का विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं, पैटर्न व क्षेत्र विशेष में इसके बीमारियों के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित रणनीति यानी कि प्लान बनाते हैं, किस तरह से इन लोगों को बचाया जा सकता है। पोषण में क्या लिख सकते हो? यह स्वास्थ्य और रोग के संबंध में भोजन, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों, उनकी क्रिया, उनकी सहभागिता और संतुलन का विज्ञान है। अगर ये लैंग्वेज याद होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती तो लिख देना कि भाई पोषक तत्वों की जानकारी देना लोगों को, ये सब इसमें शामिल होता है। पोषक तत्व यानी कि दोस्तों जैसे कि जो भाई कैल्शियम लेना चाहिए, और फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये खनिज तत्व हमें खाने के अंदर शामिल करने चाहिए। इस तरह की हम जो बातें हैं वो पोषण विज्ञान के अंदर करते हैं, पोषण विषय में करते हैं। आगे देखो, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इसमें मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें समझा जाता है कि प्राकृतिक व मानव निर्मित जो पर्यावरण है वो मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य व जागरूकता बढ़ाना इसमें शामिल होता है। व्यवहार विज्ञान, मानव का स्वास्थ्य संबंधित व्यवहार भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि दोस्तों एक इंसान अच्छी डाइट लेता है, उसका विश्वास है, उसका व्यवहार है कि उसे मतलब सुबह उठते ही अंकुरित दाल चने खाने हैं भाई, ठीक है, उसको फास्ट फूड नहीं खाना। तो ये जो व्यवहार होते हैं वो भी एक व्यक्ति के हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में आप ये लिख देना कि जो स्वास्थ्य से जुड़े जो अधिकारी हैं वो किसी एक इलाके के अंदर विभिन्न तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट करते हैं। जैव सांख्यिकी, इसके अंदर आप लिख देना कि किसी भी एक इलाके के अंदर, इस विषय में हम क्या करते हैं, किसी भी इलाके में मतलब कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, और इनकी जाति, इनका धर्म, इनका लिंग क्या है, इस तरह का जो डेटा इकट्ठा करने का काम है वो जैव सांख्यिकी में किया जाता है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, इस विषय में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई अस्पताल कितने रुपए में बनेगा, ठीक है, और एक दिन का एक बेड का खर्चा कितना है, और दवाइयाँ हैं वो कितने रुपए की बिकेंगी ताकि गरीब लोगों को इलाज मिल पाए। तो इस तरह का जो पैसों का हिसाब किताब आप करते हो, जैसे कि आपका अस्पताल है, तो वो स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के अंदर आता है। आगे समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारत सरकार की भूमिका पर चर्चा करनी है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से पब्लिक हेल्थ को आगे बढ़ाने में, संवर्धन यानी कि इन्हेंस करना या बढ़ाना, तो भारत सरकार किस तरह से बढ़ा रही है आगे। भारत सरकार विभिन्न पहल यानी कि इनिशिएटिव या नए नए कदम नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला देखो, नीति निर्माण और कार्यक्रम, पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोग्राम। तो आप ये थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में, आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझा करो आप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या था अभी बताया था यार, ठीक है। सन 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन था और गाँव के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था। इसके अंदर मतलब स्वास्थ्य सेवाएं उनकी पहुंच बढ़ाई जाती है, इस तरह से लिख देना। लोगों को दवाई बांटी जाती है, ठीक है। शिशु और जननी का ध्यान रखा जाता है, माता का ध्यान रखा जाता है। आयुष्मान भारत योजना ये भी आप बता सकते हैं आती है। तो स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का विकास, देखो अवसंरचना क्या होती है, ढांचा होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि दोस्तों गांव के अंदर छोटे छोटे जो ढाणियाँ होती है ना, गांव का भी एक छोटा रूप है उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे होता है। हर एक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, सब सेंटर इसको बोलते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं, पीएचसी, मतलब 5-10 गाँव को मिलाकर पीएचसी बनाया जाता है। उनके ऊपर देखो एक गाँव के अंदर तो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, जबकि 5-10 गाँव को मिलाकर के, है ना, उनके ऊपर एक पीएचसी बनाया जाता है, उसके अंदर एक डॉक्टर होता है, ठीक है। और उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होता, ध्यान रखना, एएनएम होती है यहाँ पे, और आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सेवा होती है। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या दोस्तों, जैसे कि 50 गांव के ऊपर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ पे 5-10 डॉक्टर बैठते हैं, ध्यान देना, ठीक है। जिला अस्पताल, ये उससे भी बड़ा अस्पताल है, सीएचसी से बड़ा अस्पताल। सैन्य व रेलवे अस्पताल, एम्स का निर्माण करना शामिल होता है। रोग निवारण एवं नियंत्रण, इसमें संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों का इलाज करना शामिल होता है। अभी मैं समझाऊँ क्या होते हैं रोग। निवारण यानी कि प्रिवेंशन, बचाव। संसाधन आवंटन व प्रबंधन, सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि जो डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, अस्पतालों, दवाइयों, उपकरणों, जैसे जो मशीन है जो काम में आती हैं, ठीक है, अस्पतालों में, योजनाओं व कार्यक्रमों हेतु धन का वितरण करती हैं। ये सब आप इसमें लिख देना। विनियमन यानी कि नियमों की सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं को चलाना। और गुणवत्ता आश्वासन, तो भाई सरकार क्या कहती है कि हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डॉक्टर आपके इलाके में भेज रहे हैं, भाई ठीक से काम करे तो बहुत अच्छी बात है, ना काम करे तो हमें बता देना। सरकार के द्वारा दी गई सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो चेक होती है यहाँ पे। स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना भी कहाँ लिख सकते हो आप। स्वास्थ्य असमानता को संबोधित करना, देखो स्वास्थ्य असमानता का मतलब है कि आपने ये देख लिया कि ये इसका स्किन कलर कैसा है, काला, भाई काले लोगों को मैं इलाज नहीं करूँगा, या फिर तुम्हारा धर्म ये तो तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। तो इस तरह की जो असमानता, इसको ख़त्म करना, ये सब लिख सकते हो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पे टिप्पणी लिखना। 5-5 नंबर के भी सवाल आते हैं, क्योंकि 50 नंबर का पेपर था। और 10 नंबर के सवालों में दोस्तों आपको 300 शब्दों में लिखना, तो 5 नंबर में 150 शब्दों में लिख सकते हो आप, यानी कि 1.5-2 पेज तो भरना ही भरना है इसके अंदर। संक्रामक और गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं, आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। संक्रामक रोग या संचारी रोग एक ही बात है, या फिर इन्फेक्टियस डिजीज़ एक ही बात है। को क्या होते हैं संक्रामक या संचारी रोग, वे बीमारियां जो रोगाणुओं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी के कारण होती है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, संक्रामक या संचारी बीमारी। जैसे कि दोस्तों वायरस से कौन कौन से बीमारियां हो सकती है, इन्फ्लुएंजा वायरस, खसरा, कोविड-19, ये सब वायरस के कारण हुआ था। बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से टाइफाइड होता है, हैजा और टीबी होती है। कवक यानी कि फंजाई के कारण एथलीट फूट हो जाता है, यानी कि पाँव है फूल के बहुत भारी भरकम हो जाता है। परजीवी के कारण मलेरिया होता है, जो प्लाज्मोडियम मच्छर होता है उसी कारण तो मलेरिया होता है, और परजीवी होता है। संक्रामक रोगों के लक्षण क्या होता है दोस्तों, बुखार आती है, थकान आती है, छींकी आती है, उल्टी, दस्त होते हैं। गैर संक्रामक रोग देख लो, ये इनको गैर संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग या ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग दीर्घकालिक होते हैं, यानी कि लंबे समय तक सालों साल चलते हैं गैर संक्रामक रोग। वैश्विक मौतों में लगभग 71% मौतें इन्हीं रोगों के कारण होती है, यानी कि दुनिया के अंदर दोस्तों जैसे कि 100 मौतें हो रही हैं रोगों के कारण, तो उसमें 71 मौतें हैं, जो 71 मौतें हैं वो गैर संक्रामक रोगों के कारण होती हैं दुनिया के अंदर। तो कह सकते हो आप कि अधिकांश मौतें गैर संक्रामक रोगों की कारण होती है, जैसे कि हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर और मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर भी जिसे आप कहते हो। ऐसे रोग आनुवांशिक तथा खराब जीवन शैली, जैसे कि दोस्तों वर्कआउट, जिम नहीं करना, ना मेडिटेशन करना, ना योग करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, दिन भर खाते रहना और एक जगह पर पड़े रहना, तो भाई क्या होगा, मोटापा होगा, टीबी होगी। मोटापा क्या लाती है,
मोटापा लाती है, साथ में अपने शुगर लाती है, डायबिटीज़ लाती है और बीपी लाती है। ठीक है, तो ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब रोग होते हैं। इन बीमारियों के होने के कारण भी देखो, शराब ज़्यादा ड्रिंक करना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, मांस अंडे फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करना, अपर्याप्त नींद यानी कि ना खाने का पता है ना सोने का पता, भाई होंगे ना गैर संचारी रोग तो, और तनाव यानी कि फालतू में डिप्रेशन में आ जाना, स्ट्रेस नहीं लेना अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें फिर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गैर संक्रामक रोग हो सकते हैं। आगे चलते हैं माध्य। दोस्तों आप कुछ टेक्निकल सवाल देखते हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आते और कोई अटेम्प्ट इनको करता भी नहीं है, इसकी वजह से इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो मैं आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में, जैसे कि बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। माध्य में क्या लिखना है, माध्य को इंग्लिश के अंदर कहते हैं मीन। जैसे कि दोस्तों आपको आपके सामने 10 संख्याएं हों, 1, 7, 13, 20, 25, तो इनका माध्य कैसे निकालते थे, आप सारी संख्याओं को, सारे नंबर को जोड़ देते थे और कितनी संख्याएं उसका भाग लगा देते थे, वो उसका माध्य कहलाता था। तो महामारी विज्ञान में रोगों के डेटा को विश्लेषण करने तथा अनुसंधान में माध्य का प्रयोग होता है। माध्य एक सांख्यिकी माप होता है जो संख्याओं के एक समूह के औसत को, एवरेज को दर्शाता है, जिसकी गणना सभी मानों को जोड़कर और कुल मानों की संख्या से विभाजित, डिवाइड करके की जाती है। तो दोस्तों जैसे कि छोटी क्लासेज में 10वीं और 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना कि भाई इस क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनका वज़न 52 किलो है, कुछ का 42 किलो है, किसी का 60 किलो है, तो औसत वज़न कितना है इस क्लास के बच्चों का, वो आप कैसे कैलकुलेट करते थे, सारे बच्चों का वज़न जोड़ देते थे और कितने बच्चे हैं टोटल उससे डिवाइड कर देते थे, भाग लगा देते थे, तो औसत वज़न निकल के आ जाता था। इस तरह लिख सकते हो आप माध्यमिक के अंदर भी। आगे चलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा कुछ एक्स निशान आएगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है 5 नंबर का सवाल होगा दोस्तों, महामारी विज्ञान में इसका उपयोग डाटाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे हम अपने डेटा के बारे में परिकल्पना परीक्षण कर सकते हैं। इससे हम अवलोकित मानों व अपेक्षित मानों के बीच तुलना करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारी परिकल्पना सत्य भी थी या असत्य थी। तो भाई पहली बात तो अगर समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लेना, इसको ढंग से रट्टा मार लेना। ठीक है, जो लिखा हो वही आप लिख के आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, महामारी विज्ञान में इसका उपयोग डेटाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपके सामने बीमारियों से संबंधित काफ़ी सारे डेटा रखे हुए हैं, तो आप इससे क्या कर सकते हो, काई स्क्वायर टेस्ट से इससे हम अपने डेटा के बारे में परिकल्पना परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि उस डेटा का एनालिसिस करके, है ना, उसका मंथन करके, निचोड़ निकाल करके आप कोई हाइपोथेसिस बना सकते हो, आप कोई परिकल्पना बता सकते हो कि भाई ये डेटा मेरे पास में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थान के, इस जगह के जो लोग हैं ना उनको ये रोग हो सकता है। तो ये आपकी होती है परिकल्पना। इससे हम अवलोकित मान, यानी कि आपने जो देखा है, महसूस किया, ऑब्जर्व वैल्यूज़, उसको अवलोकित मान कहते हैं। वह अपेक्षित मान यानी कि जो आपने अनुमान लगाए थे, जो आपने सोचा था कि भाई मेरी उम्मीद के अनुसार ये बीमारी निकल सकती है, और आपने अवलोकन कुछ और किया था, उसके बीच की तुलना करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमारी जो सोची हुई जो सोच थी वो सच थी या झूठ थी। आगे है शहरी स्वास्थ्य मिशन। दोस्तों ये सवाल बार बार आया हुआ है, मैं बता चुका हूँ यार, पहले भी बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखो 2005 में लॉन्च हुआ था शहरी स्वास्थ्य मिशन, है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है ये। तो इसके अंदर शहरों के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं उन तक दवाइयाँ वगैरह पहुँचाना, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं उन तक पहुँचाना, मृत्यु दर कम करना, शिशु और जननी की स्वास्थ्य का देखभाल करना, वृद्धों विकलांगों की स्वास्थ्य का देखभाल करना, इस सब जोड़ जोड़ के आप लिख सकते हो। शहरों के अंदर जो लोग होते हैं ना, जो मतलब इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, 2005 में लॉन्च किया था। आगे चलता है जीर्ण रोग, ये भी बता चुका हूँ, क्रॉनिकल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि ऐसे रोग जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं, 10, 20, 50 सालों तक। ठीक है, वो सब जीर्ण रोग कहलाते हैं। अब सोच दिमाग लगा कर लिख देना कुछ भी, जो बीमारियाँ लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, जैसे कि गठिया भाई लंबे समय तक रहती है, किसी को कैंसर भी लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, मोटापा लंबे समय तक रह सकता है, बिल्कुल, ये जीर्ण रोग होते हैं। जेंडर एवं किसी को पुरानी बुखार, पुरानी खांसी, ये सब जीर्ण रोग होते हैं। जेंडर एवं स्वास्थ्य ये भी आ चुका है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों, जेंडर और स्वास्थ्य के अंदर क्या लिखना है। देखो यहाँ पर जेंडर से हम पुरुष और महिला के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, मेल एंड फीमेल। देखो जो आदमी होता है ना वो खतरनाक स्थितियों में कई बार काम करता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का, बीवी का ध्यान रखना होता है, परिवार बढ़ाना होता है ना आगे,
परिवार को लेके चलना होता साथ में, तो एक व्यक्ति है ना कैसे भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो मैन होल्स होते हैं, यानी कि जो सीवेज के जो नाले होते हैं उनकी साफ़ सफाई जो आदमी है, जो मैल है, वो करता रहता है। ऐसे ही दोस्तों खतरनाक फैक्ट्रियों में और खानों के अंदर, माइंस में एक आदमी है वो काम करता है खतरनाक स्थितियों में, जोखिम भरे काम। तो उसकी वजह से दोस्तों उसकी जान जा सकती है, उसकी जान जा सकती है। आपने देखा नहीं कि खदान ढहने से, यानी कि खनन की प्रक्रिया के दौरान मजदूर दब गए, 10 मजदूर मर गए। और ऐसे ही महिला दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई अस्पतालों में है ना, मतलब ऐसे डॉक्टर नहीं होते, जाने में थोड़ा शर्म सा आता है। जैसे कि किसी अस्पताल में महिला और स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिसको आप गायनो कहते हो ना, तो एक गांव की महिला दोस्तों जाने में थोड़ा सा संकोच करती है, थोड़ा सा शर्म करती है, ठीक है। तो कई बार है महिलाएं हैं इस वजह से बीमारियों से पीड़ित रहती हैं कि उनको इलाज नहीं मिल पाता है, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। और जो महिलाएं हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता है कई जगह पर, ठीक है, उनका इलाज नहीं किया जाता। या परिवार में दोस्तों, परिवार में उनकी मतलब स्वास्थ्य की केयर नहीं की जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हो जेंडर एवं स्वास्थ्य के अंदर। टी परीक्षण, टी टेस्ट। टी परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है जो दो समूहों के माध्य की तुलना करके यह निर्धारित करता है कि उनके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टी टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, SPSS नहीं याद हो तो रट लेना क्योंकि आते ही आते हैं। टी टेस्ट क्या है? एक सांख्यिकीय परीक्षण है, यानी कि इसके अंदर भी हम बीमारियों से संबंधित डेटा लेते हैं जो दो समूहों के माध्य की तुलना करता है, और ये डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि उनके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में टी टेस्ट का उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि किसी हस्तक्षेप के बाद, हस्तक्षेप क्या होता है, इंग्लिश में इंटरवेंशन कहते हैं इसको। जैसे कि किसी डॉक्टर ने किसी एक पेशेंट को एक ड्रग दे दिया, ड्रग मतलब ये नशे वाले नहीं, एक दवाई दे दी, दवाई को ड्रग कहते हैं मेडिकल भाषा के अंदर। बीमारी की घटना कम होती है या नहीं होती, यदि परिणाम महत्वपूर्ण है, यानी कि डॉक्टर ने मान लो कोई नई दवाई बनाई कंपनी ने, ठीक है, और वो डॉक्टर दे रहा है, उससे पेशेंट ठीक हो गया, तो हस्तक्षेप को सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति में अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाता है। यानी कि उस दवाई को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, भाई सरदर्द की बहुत तगड़ी ये दवाई आई है। टी टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो स्वतंत्र नमूना टी टेस्ट और एक युग्मित नमूने। युग्मित मतलब पेयर में, ठीक है, आपको बस ये रट लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही सब लिख के आ जाना है टी टेस्ट में। एक होता है दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, SPSS ये क्या चीज़ है? एक सॉफ्टवेयर है ये SPSS, जिसका फुल फॉर्म है सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को डेटा का विश्लेषण और संपादन करने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपके पास में सॉफ्टवेयर है SPSS, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बीमारियों के डेटा है ना उनको मैनेज कर पाओगे, सीधी सी बात, अपने लैपटॉप के अंदर। SPSS सॉफ्टवेयर को 2009 में IBM नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है, वैसे ही IBM कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है। इस कंपनी ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इसे खरीद लिया था, इस सॉफ्टवेयर को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उपयोग जटिल डेटा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उनका विश्लेषण करने, रुझानों की पहचान करने, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, सांख्यिकी उत्पन्न करने, यानी कि अलग अलग डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में किया जाता है। SPSS में एक पॉइंट क्लिक इंटरफेस होता है। अब ये रटना है आपको, ये रटना लैपटॉप के अंदर जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना, लैपटॉप की स्क्रीन है, वहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करना होता है ना, मतलब आप उस डेटा को आप अच्छे से देख सकते हो जो उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है। यह विभिन्न स्रोतों जैसे कि एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल भी तो होता है जिसके अंदर अपन ये टेबल वगैरह बनाते रहते हैं, समझ गए। तो SPSS सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों, एक्सेल में जो डेटा पड़ा हुआ है और SQL में जो डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से डेटा ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, आयात कर सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एनोवा। एनोवा क्या है? फुल फॉर्म देख लो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या विचरण का विश्लेषण। ये भी रटना है, ठीक है, ये रटना है दोस्तों आपको। एनोवा एक सांख्यिकीय विधि है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका उपयोग शोध में, यानी कि रिसर्च में कई समूहों के माध्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। माध्य आपको मैं बता चुका हूँ, इसको मीन कहते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। एनोवा F सांख्यिकी का उपयोग करता है, यानी कि एक टाइप की सांख्यिकी होती है, उसको F सांख्यिकी कहते हैं अपन, जो समूहों के बीच तथा भीतर विचरण का अनुपात है। यदि समूहों के बीच विचरण
से कम है तो एफ मान अधिक है, जो दर्शाता है कि अंतर वास्तविक है। ये आपको पैराग्राफ पूरा का पूरा रटना भाई, ठीक है। इसको मैं समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह लगती है। आप किताब में देखो किस तरह से लिखा हुआ, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बेटर है इसको रट लेना, 3-4 लाइनें आपको, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगी ये, आप रट लेना इसको। एनोवा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। एनोवा में एफ संख्या के उपयोग करते हैं जो समूहों के बीच तथा भीतर विचरण का अनुपात है। इतना लिख देना, फिर लिख देना यदि समूहों के भीतर समूहों के बीच विचरण से कम है तो एफ मान अधिक है, जो कि बताता है कि अंतर वास्तविक है। आगे लास्ट सवाल, महामारी और स्थानिक में क्या अंतर आ चुका है दोस्तों। ये लास्ट सवाल है मेरी तरफ से गेस पेपर और फिर बेस्ट विषय सबके लिए पेपर बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। अगर याद करो क्योंकि इस किताब के अंदर है ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते हैं, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। मैंने गेस पेपर बनाए थे पिछले साल भी और प्रीवियस ईयर भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना आप, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो सब वीडियो मिल जाएगी, टाइम है तो देख लेना, नहीं इसी वीडियो को 5 बार देख के जा सकते हो आप। महामारी क्या होती है, जब कोई बीमारी किसी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैलती है तो इसमें बीमारी के मामलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। इन पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कि पीला बुखार, चेचक, खसरा और पोलियो। तो महामारी क्या है दोस्तों, अगर बीमारी फैली, पहले एक पेशेंट आया, एक से बढ़ के 5 हो गए, 5 से बढ़ के वो 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, तो सरकारों के सामने एक बड़ी चैलेंज आ जाता है कि भाई इस इलाके में, इस मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं, तो इन रोगियों को मतलब इनकी संख्या को थोड़ा रोकना कठिन होता है, ठीक है। ये महामारी कहलाती है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, एपिडेमिक इसको कहते हैं। स्थानिक क्या होता है, स्थानिक बीमारी या एंडेमिक डिजीज़। स्थानिक बीमारी, जब कोई बीमारी एक निश्चित क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है, जैसे कि एक ही मोहल्ले के अंदर फैली हुई है, वो पूरे शहर में अभी तक नहीं फैली है बीमारी, तथा इस रोग पर नियंत्रण पा लिया जाता है कुछ ही समय के अंदर, जैसे कि मलेरिया, वो क्या है, एक स्थानिक बीमारी है, एक एंडेमिक डिजीज़ है। तो दोस्तों आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, सपोर्ट कैसे कर सकते हो, कमेंट करके और शेयर करके आपको सपोर्ट करना है, राइट। तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और फीडबैक ज़रूर देना है पेपर ख़त्म होने के बाद में, कितना सवाल आया और कितनी आपकी हेल्प हुई। थैंक यू सो मच। यह मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। इसको सर्कुलेट करना, शेयर करना यार, ठीक है, और फीडबैक ज़रूर देना, पेपर ख़त्म होने के बाद में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पेपर अच्छे से करना अपने को। थैंक यू एंड गुड बाय।